वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि लैक ऑपरॉन कैसे काम करता है। तो उसके बाद मैंने ह्यूमन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैंने शुरू कर दिया था। आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, और इधर से लास्ट लेक्चर। ओके, उसके बाद हम इकोलॉजी शुरू करेंगे। देखिए, मैंने अभी देखा कि आपने जो लास्ट लेक्चर मैंने अभी फिलहाल अपलोड किया था, तो बहुत कम स्टूडेंट ने इस पर गौर किया, बहुत कम स्टूडेंट्स ने इसको देखा, which is like really is सीरियस इशू कि आप बहुत कम अभी एक्साइटेड हैं और कम अभी अवेयर हैं अपने लिए। ठीक है, अगर इवन लाइक अगर आई शुड नॉट डू कंपेयर विद योर क्लास विद सम अदर क्लासेस, बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं मानता हूं कि मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी अगर मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, लेक्चर्स पे हर एक क्लास में अपलोड कर रहा हूँ, चाहे आरबीएससी हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th आरबीएससी हो। ओके, जो भी सबको मैं लेक्चर्स देता ही रहता हूँ पैरेलली। लेकिन सबसे कम व्यू आपके क्लास का होता है, सबसे कम व्यू मुझे सीबीएसई में आपकी क्लास से मिलते हैं। ओके, जो आर्स जो देखते हैं सबसे कम व्यूज मिलता है। आई डोंट नो द रीजन, बट दैट्स अ फैक्ट। ओके, सो रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज अपना जो कंटेंट है उसको क्लियरली देखिए। ओके, चलिए, हम जो स्टडी कर रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पस था कि ह्यूमन के पूरे जीनोम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना कि किस जीन का क्या काम होता है। ओके, अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया है, वैसे 2001 में इस प्रोजेक्ट को खत्म किया गया। इस प्रोजेक्ट में 13 ईयर्स लगे थे। फिर भी अभी कुछ और भी सीक्वेंसेस हैं जो कंप्लीटली नहीं कवर हो पाए, क्योंकि आज भी इस काम को क्या कहते हैं चलाया जा रहा है। 2001 नहीं, 2003 में खत्म किया गया था। आज भी सीक्वेंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बाकी है। आज भी हम बहुत कुछ देख रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि 20-30 साल के अंदर और अभी अपकमिंग 20 ईयर्स में मैक्सिमम सीक्वेंसेस हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके होंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने 13 इयर्स का जो हो जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव फिलहाल अभी हम कवर करेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने पूरे कर दिए हैं। अभी नए कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्होंने नए फ्रेम किए हैं, जिसको अभी वो धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट था यूएस डिपार्टमेंट का था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसमें अराउंड 5 कंट्रीज थी जो मेजर पार्टनर थी। माइनर पार्टनर में इंडिया भी था, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, अदर्स कुछ जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड यूके। ओके, एंड सॉरी यूएस, दिस इज 5 कंट्रीज थी, जिसमें यूके सबसे बड़ा मेजर पार्टनर बना था। ओके, इसके अलावा जितने ये थे ये अदर पार्टनर्स थे, ये मेजर पार्टनर में थे। इंडिया इज अ माइनर पार्टनर में था, क्योंकि इनके जो हमारे यहाँ से साइंटिस्ट जो हायर किए गए थे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, लाइक वो कम साइंटिस्ट हायर किए गए थे। दूसरा, हम जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट ज़्यादा नहीं कर पाए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। Okay, so the knowledge about the effect of DNA variation among the individual can lead to a revolutionary new ways to diagnose, treat, someday prevent the thousands of disorder that affect the human being. जो मैंने आपको बताया कि इसका जो बेसिक पर्पस है कि हम एक टाइम के बाद में जो कंप्लीट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, तो लाइक डिजीज को डायग्नोस करने में एक रिवॉल्यूशन आएगा। मतलब हम एक रिवॉल्यूशनरी टाइम आएगा कि हम जेनेटिक डिजीज को भी हम ट्रीट कर पाएंगे, जो फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं हो पाया था। एक टाइम आएगा जो हम जेनेटिक डिजीज को भी हम ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ डायग्नोसिस तक ही नहीं, लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल बायोरिमेडिएशन, इन्वायरमेंटल को ट्रीट करना। ओके, हेल्थ केयर जो कि डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर आज के टाइम पे जो ट्रीटमेंट देते हैं वो एलोपैथी ट्रीटमेंट देते हैं, कि आपको केमिकल की हेल्प से जो ऑन द स्पॉट जो डिजीज हैं, जो रिसेंटली बैक्टीरियल इन्फेक्टेड या वायरल इन्फेक्टेड डिजीज या फंगल इन्फेक्टेड डिजीज है, उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो डिजीज हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, जीन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो ट्रांसफर हुई है, उनका इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि वो कैसे करे इलाज उसका। लेकिन एक टाइम के बाद जब ये पॉसिबल हो जाएगा तो वो भी होगा। एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, जो कि हम सनलाइट के थ्रू है, या फिर हम कोई भी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सके, क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन से कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज होती जाती है। ओके, क्योंकि हम क्या होता है इतने 100% तो परफेक्ट नहीं है किसी भी काम के लिए, तो जब भी हम एनर्जी को स्टोर करते हैं तो 100% एनर्जी हम पे भी स्टोर नहीं होती है, हम भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उस एनर्जी को अगर हम स्टोर करके उसको कोई प्रोडक्शन में हेल्प करें, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड आइडिया। ओके, मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि केवल ऐसा नहीं है केवल ह्यूमन पे काम किया गया, इसके अलावा बैक्टीरिया, ईस्ट, ओके, कैरेनो हैबिटेट्स एलिगेंस, जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, उस पर भी काम किया गया। ड्रोसोफिला पे काम किया गया, कुछ प्लांट्स पे भी काम किया गया, राइस और
एरिप्टोसिस, ये इसके सीड्स पे काम किया गया था, तो ये भी इन पे भी सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई किए गए। ओके, ड्रोसोफिला पे तो कंप्लीटली काम कर दिया था, इसके अलावा ईस्ट और बैक्टीरिया पे भी काफी काम किया। इसमें दो मेथड यूज किए गए थे, एक था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन। अब इसका मतलब क्या, ईएसटी या सीक्वेंस एनोटेशन। सबसे पहले एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि पूरा डीएनए कभी भी कोई आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता है, उसका कुछ ही पार्ट सिर्फ आरएनए में कन्वर्ट होता है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो लाइक नॉन कोडिंग रीजन है, जो सिर्फ कोडिंग रीजन है उसी से ही आप आरएनए बना सकते हो, उसी से ही आप प्रोटीन बना सकते हो, लेकिन जो नॉन कोडिंग रीजन है उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है, पहले एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग को देखिएगा, सीक्वेंस एनोटेशन अभी रुक जाइए। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब था केवल हम वही जीन को आइडेंटिफाई करेंगे जो आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है, और अदर जितने भी रिमेनिंग जीन्स हैं उसको हम देखेंगे भी नहीं। मतलब आपके सामने एक लंबा सा डीएनए है, 2.2 मीटर के एक सेल की बात कर लें, तो 2.2 मीटर का जो एक डीएनए है, उस 2.2 मीटर के डीएनए पे सिर्फ हम वही सेगमेंट आप देखिए जो आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट कर पा रहे हैं। तो पहले हमें आरएनए की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। ओके, पहले हमें हर एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसको वो देखना पड़ेगा जो एमआरएनए में हो पा रहा हो और एमआरएनए नहीं हो पा रहा हो। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क था एक टाइम का, क्योंकि क्या है कि हम केवल वही रीजन कैसे आइडेंटिफाई करें, कि वही रीजन कैसे आइडेंटिफाई करें जो आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा टिपिकल हो गया था। तो फिर बोला एक काम कीजिए, सीक्वेंस एनोटेशन करते हैं, मतलब हम पूरा ही डीएनए ट्रांसक्रिप्ट करके देखते हैं, और जो पार्ट्स आरएनए बना रहा है हम उसको अलग कर देंगे, और जो नहीं बना पा रहा है उसको अलग कर देंगे। तो हम ऐसा स्पेसिफाई बाद में करेंगे कि कौन आरएनए बना रहा है कौन आरएनए नहीं बना रहा है, हम तो पूरे डीएनए को ही सीक्वेंस में स्टडी में लेंगे। तो पहले क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग में केवल हम वही डीएनए का सीक्वेंस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो आरएनए में कन्वर्ट हो रहा हो। अब भैया ये कंफ्यूजन हो गया, अब हम कैसे पता चल रहा है कि 2.2 मीटर के डीएनए में कौन सा सीक्वेंस डीएनए में कन्वर्ट आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है और कौन सा सीक्वेंस आरएनए में कन्वर्ट होने के लिए कैपेबल नहीं है। तो वो टिपिकल था। तो बोला कि सीक्वेंस एनोटेशन यूज कीजिए। मतलब सीक्वेंस एनोटेशन क्या था कि आप पूरे डीएनए की ही सीक्वेंस की स्टडी कीजिए। अब सीक्वेंस के टाइम में जो पार्ट कोड हो पा रहा है उसे हम कोडिंग रीजन बोलेंगे, और जो पार्ट कोडिंग नहीं हो पा रहा है उसको नॉन कोडिंग रीजन बोलेंगे। मतलब होल सेट ऑफ जीनोम आप स्टडी करेंगे, और जब जो पार्ट कोड हो पा रहा है, जो पार्ट कोडिंग रीजन है, इसका मतलब वो आरएनए और या प्रोटीन के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कोडिंग रीजन जो सिंथेसाइज कोडिंग रीजन है वो आरएनए या प्रोटीन बनाएगा। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सर आरएनए से ही तो प्रोटीन बनती है, आरएनए और प्रोटीन अलग अलग है। क्योंकि ध्यान रखना, डीएनए सिर्फ एमआरएनए नहीं बनाता, डीआरएनए टीआरएनए भी बनाता है, डीएनए आरआरएनए भी बनाता है। तो जो भी डीएनए का पार्ट किसी भी टाइप के आरएनए में कन्वर्ट हो सकता हो वो सीक्वेंसिंग पार्ट है। और जो प्रोटीन आपको पता है, ये एमआरएनए को बना के प्रोटीन बना, डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन कभी नहीं बनाता, डीएनए एमआरएनए बनाता है, फिर उसके बाद उसको प्रोटीन बनाता है। लेकिन रिमेनिंग आरएनए आरएनए भी तो कोडिंग रीजन से ही बनते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में नॉन कोडिंग रीजन पर आते हैं हम। नॉन कोडिंग रीजन के अंदर भी आपके दो पार्ट आते हैं, एक होता है इंट्रॉन पार्ट, मतलब आपने देखा ना एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। तो एक्सॉन एक्सॉन तो आपका कोडिंग रीजन है, लेकिन जो इंट्रॉन जो नॉन सीक्वेंसिंग नॉन कोडिंग रीजन है, और या लाइक कह सकते हो कि इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस है, वो तो बेकार है, वो तो नॉन कोडिंग रीजन है। इसके अलावा भी कुछ रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते। देखिए एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग के अंदर सर हम क्या करेंगे, केवल सारे डीएनए में से केवल उसी भाग को देखो जहां से आरएनए कन्वर्ट हो पा रहा हो, तो वो टिपिकल था। फिर बाद में बोला सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में आप पूरे डीएनए की स्टडी कर लो ना भाई, जो आरएनए में बना रहा है वो कोडिंग रीजन बोल देंगे, और जो नहीं बना रहा नॉन कोडिंग रीजन है। तो डीएनए बहुत वैरायटी ऑफ आरएनए बना सकता है, और इसके अलावा प्रोटीन भी बना सकता है। इसके अलावा नॉन कोडिंग रीजन है वो इंट्रॉन बना सकता है, और साथ साथ नॉन कोडिंग रीजन होते क्या है, ये बनाता नहीं है। नॉन कोडिंग रीजन तो इंट्रॉन होते हैं जो कि किसी भी काम में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और रिपीटेटिंग सीक्वेंस है जो रिपीटेटिवली होते हैं जिसका कोई भी काम नहीं है। ओके, ये पढ़ेंगे हम इस रिपीटेटिंग सीक्वेंस। देखिए इंट्रॉन की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो म्यूटेशन जो आज के टाइम में एब्जॉर्ब होते हैं इंट्रॉन ही करते हैं। और इंट्रॉन का काम क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है इंट्रॉन। ऐसा नहीं कि अगर भगवान ने इंट्रॉन बनाए तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे, लेकिन क्यों बनाए इंट्रॉन वो मैं आपको आपको जब पढ़ेंगे फ्यूचर में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में इंट्रॉन की बड़ी हेल्प ली जाती है। और रिपीटेटिंग सीक्वेंस का मैसेज जो काम होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसकी मदद ली जाती है। रिपीटेटिंग सीक्वेंस में जो किया जाता है ना, वो रिपीटेटिंग सीक्वेंस इसी से किया जाता है। ओके, सीक्वेंस एनोटेशन में क्या था कि सीक्वेंस एनोटेशन में करते क्या है बेटा, कि सीक्वेंस एनोटेशन में हम क्या करते हैं कि जो
हम क्या करते हैं कि डीएनए से सॉरी टोटल डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं और उसके फ्रैगमेंट्स बना लेते हैं छोटे छोटे। अब 2.2 मीटर का डीएनए है, अगर आप उसको एक साथ तो काम नहीं ले सकते ना, उसके आपने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना लिए। अब फ्रैगमेंट्स बनाने के बाद में फिर क्या होता है कि फ्रैगमेंट्स बनाने के बाद में हमने किसी भी उसको अब जो फ्रैगमेंट्स है अब उसको हम बोलते हैं आपका जो फ्रैगमेंट्स है उसको फॉरेन डीएनए बोल सकते हो या फिर डिजायर डीएनए बोल सकते हो। उसको प्लाज्मिड के साथ एसोसिएट कर दिया, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था, याद कीजिए प्लाज्मिड क्या था। फिर इसको एसोसिएट करने के बाद में फिर हम किसी भी उसको फॉरेन सेल्स में या फिर जो होस्ट सेल के अंदर उसको डाल दिया, ठीक है। अगर मान के चलो अब आपके सामने अब आपने पूरे डीएनए को काटा है, ठीक है, पूरे डीएनए को काटा है एक सीक्वेंस एनोटेशन में। तो अब मान के चलो कि पूरे डीएनए को अगर आपने काटा है तो उस डीएनए को पूरे डीएनए अब काटने पे वो पार्ट भी आएंगे जो कोडिंग है और वो पार्ट भी आएंगे जो नॉन कोडिंग है। तो आपने जो कोडिंग रीजन का भी आपने प्लाज्मिड के साथ एसोसिएट कर दिया, नॉन कोडिंग रीजन को भी प्लाज्मिड के साथ एसोसिएट कर दिया। और जब कोडिंग रीजन को भी आपने जब प्लाज्मिड में एसोसिएट किया और होस्ट सेल में डाला तो वो तो अपना काम करेगा, वो तो डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, एमआरएनए भी बनाएगा, प्रोटीन भी बनाएगा। और आपने जो नॉन कोडिंग रीजन को कुछ किया, वो बेचारा सुस्त है, वो कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं करेगा। तो हमें आइडेंटिफाई हो गया अलग अलग। जैसे मान के चलो कि आपने डीएनए को काटा, उसके दो पार्ट कर दिए, एक कोडिंग आ गया दूसरा नॉन कोडिंग आ गया। फिर आपने उसको दोनों को प्लाज्मिड अलग अलग प्लाज्मिड जोड़ दिए, एक को एक प्लाज्मिड दूसरे दूसरे प्लाज्मिड को जोड़ के उसको होस्ट सेल में डाल दिया, अलग अलग होस्ट सेल में डाल दिया आपने। अब जिस होस्ट सेल में प्रोटीन बनाएगा तो समझ में आ जाएगा इस कोडिंग सीक्वेंस कोडिंग पार्ट है, और जिसमें वो कुछ नहीं कर रहा है वो नॉन कोडिंग पार्ट है। तो इस तरीके से सीक्वेंस एनोटेशन की मदद ली गई। ओके, तो क्या हुआ कि जो कॉमनली यूज्ड होस्ट बोले गए, जो कॉमनली होस्ट क्या यूज किया था हमने, बैक्टीरिया यूज किया था और ईस्ट यूज किया था। बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोला ऐसे वेक्टर को, और जो ईस्ट को क्या बोला, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आर्टिफिशियल क्यों बोला, क्योंकि ये बैक्टीरिया और ईस्ट का खुद का नेचुरल क्रोमोसोम तो था नहीं, ये हमने उसको भेजा था, हमने तो दिया था, ये तो खुद का थोड़ी ना है, ये तो हम डीएनए का जिसको हम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके सीक्वेंस का ये पार्ट है। आगे ध्यान रखिए, अब सीक्वेंस एनोटेशन में जैसे कि ये पूरा जैसे कि मान के चलो कि एक बार मैं आपको समझा देता हूँ और अच्छे से, ये पूरा डीएनए है, ठीक है, ये पूरा डीएनए है, आपने इसको काट लिया, एक ये पार्ट बन गया और एक ये पार्ट बन गया, ओके, और ये दो अलग अलग पार्ट बन गए। तो मान के चलो कि इसमें से एक कोडिंग रीजन है और दूसरे में से नॉन कोडिंग नहीं है, हमें नहीं पता पहले कौन है कोडिंग कौन है, कोई भी नहीं, मान के चलो कि कोडिंग है नॉन कोडिंग है। हमने क्या किया, इसको प्लाज्मिड के साथ एसोसिएट कर दिया, एक प्लाज्मिड लिया और एक प्लाज्मिड के साथ में इसको एसोसिएट कर दिया, ठीक है। कर दिया, फिर करने के बाद में क्या किया, इसको ईस्ट में डाल दिया। मान एक ईस्ट या बैक्टीरिया, आप एक ही होस्ट चूज कीजिए, एक ही डीएनए सीक्वेंस के लिए एक ही होस्ट को यूज कीजिए, या तो बैक्टीरिया फिर ईस्ट। देखिए अब ईस्ट का क्या है, इसके खुद के पास भी खुद का क्रोमोसोम है, अब इसके पास भी खुद का क्रोमोसोम है। अब हमने जब इसको डाला इसमें, हमने जब इसमें इसको डाला और या इसको हमने इसमें डाला, ठीक है, तो ये क्या हो, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, तो आर्टिफिशियल हो गया। अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये बनाएगा आपका एमआरएनए बना देगा, ठीक है। और ये एमआरएनए से फिर क्या बन जाएगा आपका, मान के चलो कि एक प्रोटीन बन गया। और ये अब ये जो है बेटा, ये कुछ नहीं बना पाएगा, ये कुछ नहीं बना पाएगा। तो पता चल गया भैया ये तो कोडिंग रीजन था और ये नॉन कोडिंग रीजन था, बस यही तरीका था, ठीक है। चलिए, और फिर बाद में क्या कहता कि अब लाइक हमें क्या था, हमें ये तो पता चल गया कि कौन सा कोडिंग है कौन सा नॉन कोडिंग है। अब हमें क्या कर सकते हैं कि जो आपके और जो हमें सीक्वेंस मिले, कि मान के चलो कोडिंग रीजन तो मिल गया, लेकिन कोडिंग रीजन का हमें सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है कि उसका सीक्वेंस क्या है कोडिंग रीजन का। तो ATG होता है सीक्वेंस, ATGTG जो जी होता है, हम लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में ATTTGG।
हमें इसका सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। तो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि फ्रेडरिक संगर का एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने प्रोटीन में एमिनो एसिड सीक्वेंस के लिए भी यही सीक्वेंस को यूज़ किया था। ओके, ये सीक्वेंस को यूज़ किया था। ये सीक्वेंस आपके कोर्स में नहीं है, कैसे यूज़ किया गया मैं फिलहाल ये डायग्राम हटा रहा हूँ, आपको डायग्राम नहीं दूंगा स्टडी करने के लिए क्योंकि आपका काम का नहीं है, ना आपसे पूछा जाएगा सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस में होता है क्या है, मैंने फिर भी हटा दूंगा आपकी बुक से, ये आपकी जो मटेरियल दिया है मैंने वहां से आपका ये डायग्राम हटा दिया है। सीक्वेंस में होता है क्या है, सीक्वेंस अनोटेशन में क्या, सीक्वेंस में होता है क्या है, इस सीक्वेंस मेथड में, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपका कोडिंग रीजन मिला उस कोडिंग रीजन में हम डाई कर देते हैं। डाई डालने के बाद में उसका फ्लोरोसेंट डाई होती है, डाई के साथ मिक्स कर देते हैं। फिर उसको जब हम उसको हम यूज करते हैं, लाइक हम यूज करते हैं, जब हम उसको देखते हैं माइक्रोग्राफ में तो ग्राफ बनते हैं। तो जो अब हम क्या होता है अलग अलग कोड करके रखते हैं। एडेनिन को अगर कोड कर रखा है आपने एक डाई से ब्लू कलर में, तो एडेनिन वाला आपको ब्लू में बड़ा पिक दिखाई देगा, कोई दूसरे कलर में, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको पिक मिलती है डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स की। तो हमें सीक्वेंस से पता चल जाता है। तो ये सांगर का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या कहते हैं फ्रेडरिक सांगर ने, इन्होंने इसे फ्रेडरिक सेंगर ने इन्होंने एमिनो एसिड का सीक्वेंस करने के लिए मेथड को यूज किया था। तो हमें सीक्वेंस ये पता लग गया कोडिंग रीजन है, और इस कोडिंग रीजन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है ये भी पता चल गया। इसकी हेल्प से हम ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर डीएनए के अंदर कोई ओवरलैपिंग सीक्वेंस है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो सीक्वेंस है ये कभी होममेड नहीं कर सकते, कि हम हाथों से नहीं बना सकते। इसके लिए हमें कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो कि ये सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करे। ओके, एंड फिर बाद में क्या आता है, सीक्वेंस वर सब्सिक्वेंटली अनोटेड वर असाइन टू ईच क्रोमोसोम। मान के चलो आपके एक क्रोमोसोम है, आपने एक क्रोमोसोम के 1000 टुकड़े कर दिए। 1000 टुकड़े करने के बाद में उसको आपने प्लाज्मिड के साथ एसोसिएट कर दिया, फिर उसको आपने होस्ट सेल में डाल दिया, जहां जिसने बैक्टीरिया में जिस होस्ट में डाला आपने, जहां उसने प्रोटीन बनाई है वो उसका सीक्वेंस वो आपको पता चल गया, कोडिंग रीजन है। फिर आपने उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता चल गया, ठीक है। तो आपने क्रोमोसोम को अनोट पता लग गया कि इस क्रोमोसोम का ये सीक्वेंस ये प्रोटीन बनाता है, तो ये हमें मदद मिल गई। रिसेंटली एग्जांपल दे रखा है 2006 का, कि 2006 में द लास्ट ऑफ 24th क्रोमोसोम, जो आपका 24th क्रोमोसोम, क्योंकि जो 22 तो होते हैं आपके ऑटोसोम होते हैं, और 23 और 24 की बात कर रहा है ये, तो उसमें 23 और 24 क्रोमोसोम एक्स और वाई का सीक्वेंस भी देखिए ध्यान रखिएगा। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 मतलब अगेन वर्ड सुनिएगा, 24 क्रोमोसोम क्यों बोल रहा है, क्योंकि 22 तो ऑटोसोम हो गए, एक्स हो गया 23 और 24 क्या हो गया, वाई क्रोमोसोम हो गया। मतलब उन्होंने एक्स और वाई को अलग अलग कर दिया, इसलिए वो 23 और 24 अलग अलग से किया। तो रिसेंटली 2006 में क्रोमोसोम 1 का पूरा सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया गया 2006 के अंदर। सोचिए 2003 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, उनके मेन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए थे, लेकिन उन्हें पता चला कि हम आगे स्टडी कर रहे हैं, तो आज भी ये प्रोजेक्ट चलता रहता है, ठीक है। तो 2006 में क्रोमोसोम 1 का कंप्लीट सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया गया, जो कि सबसे बड़ा क्रोमोसोम था। फिर उसके बाद क्या था कि उसके बाद चैलेंज क्या था कि आप जेनेटिक और फिजिकल मैपिंग कैसे करेंगे जीनोम पे, कि मतलब आपका ये जीनोम है, ठीक है, उस पे आपका एक पूरा जीनोम मिल गया, तो अब एक उसकी आप मैपिंग कैसे करेंगे कि कौन सा जीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, कौन सा जीन कहाँ पे लोकेटेड है। आप उसके आपने तो कट कर दिया था ना, आपने तो पूरा क्रोमोसोम कट कर दिया था, आपको सीक्वेंस पता चल गया, आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता चल गया, कोडिंग कौन सा है नॉन कोडिंग कौन सा ये पता चल गया, लेकिन वो किस जीनोम में कहां पर वो जीन प्रेजेंट था वो तो नहीं, अब पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने वो जीन काट दिया, तो क्रोमोसोम आपने काट दिया, तो वो जीन क्रोमोसोम की किस लोकेशन पे प्रेजेंट था वो मुश्किल पड़ गया, ठीक है। तो उसको क्या किया गया कि उसको हेल्प किया गया इस प्रॉब्लम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकग्निशन साइट से, कि वो जैसे क्या था कि मतलब इसमें क्या हुआ कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट थी, मतलब डीएनए को कट करके देखा गया कि जिस डीएनए पे वहां पे वो कट लगाता है तो वही उसका एक पर्टिकुलर साइट है, ठीक है। होता है ना कि जो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलर साइट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जहां पे उस पर्टिकुलर साइट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बस वही उसका वो फिजिकल लोकेशन है, ठीक है, एंड फिजिकल लोकेशन है। तो एंड सम रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, इसके अलावा कुछ रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस होते हैं जिसको माइक्रो सैटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि रिपीटेड सीक्वेंस जितना ज्यादा भारी होता है उसके हिसाब से सैटेलाइट का नाम चेंज होता है, कि अगर ज्यादा भारी है तो उसको माइक्रो सैटेलाइट बोल देते हैं, कम है रिपीटेड सीक्वेंसेस छोटा है तो माइक्रो सैटेलाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। और इस माइक्रो सैटेलाइट का यूज ही सबसे ज्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर किया जाता है, क्लियर। अब इसके जो मेन फीचर्स क्या थे, जो 2013 के जो 13 इयर्स का जो प्रोजेक्ट था उसके जो मेन फीचर्स क्या रहे, सबसे पहला पता लगाया गया कि जीनोम के अंदर 3164.7 मिलियन बेस पेयर, मतलब उसके जो बेस पेयर है इतने सारे हैं। दूसरा, पहले ऐसा मानते थे कि लाखों जीन प्रेजेंट है, लेकिन बताया गया ऐसा कुछ नहीं है,
3000 बेस ही जीन प्रेजेंट है। ओके, और सबसे बड़ा जो जीन है उसका नाम है डिस्ट्रोप्टीन। ओके, डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ा जीन है ह्यूमन के अंदर, जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस अलग अकेले में है। आप सोचिए टोटल बिलियन बेस पेयर अगर निकालो 3164.7 टोटल मिलियन बेस पेयर है, लेकिन उसमें से 2.4 मिलियन बेस पेयर सिर्फ अकेले ड्रिप्सोफिन के हैं। सबसे बड़ा जीन यही है पूरे ह्यूमन जीनोम में। टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड 30,000, जो पहले से माना गया था कि 80,000 से लेके 1,40,000 तक, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ 30,000 जीन है, जिसके टोटल बेस पेयर्स कितने हैं 3164.7 मिलियन बेस पेयर। ओके, ऑलमोस्ट 99% ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हर एक ह्यूमन में सेम रहता है, लेकिन 0.1% ही सिर्फ डिफरेंट होता है, जो कि उसका रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, और इसका ही हम यूज करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर। फंक्शंस आर अननोन बट 50% ऑफ मतलब क्या कहते हैं, केवल अभी तक सारी जीन्स अभी तक फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं की गई है, सिर्फ 50% जीन्स ही डिस्कवर हो पाई है। ठीक है, 2% ऑफ ध्यान रखिएगा, आपके जीनोम में जितना है उसमें से केवल 2% जीन ही सिर्फ कोड कर सकती है, लेस देन 2%। तो अगर आप देखो लेस देन 2%, अगर आप चलो लेस देन 2% उसको 2% भी मान लो, 30,000 जो जीन आपको कोड करती हैं, तो केवल 2% है टोटल जीनोम का। तो सोचिए टोटल जीन्स कितनी है, और उसका केवल 2% ही जीन सिर्फ कोड कर पाती है। तो जो रिमेनिंग है 80 जो रिमेनिंग 98% या 99% जो जीन है, वो सारी आपकी सिक्वेंसिंग है, ऐसी जीन्स जो नॉन कोडिंग जीन्स है। ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस होता है एक ह्यूमन जीनोम का, एक लार्ज सीक्वेंस है, मतलब सबसे बड़ा जीनोम रिपीटेड सीक्वेंस है, जो कि अनआइडेंटिफाइड है, जो कि जिसके बारे में अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो सब में अनकॉमन रहता है। रिपीटेड सीक्वेंस आर द स्ट्रेच डीएनए ऑफ सीक्वेंस, जो कि रिपीटेड सीक्वेंस में क्या होता है कि डीएनए का स्ट्रेच होता है जो एक के बाद एक जैसा होता है। जैसे मान के चलो AATTGC, AATTGG, 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 तो लाइक इस तरीके से ये एक तरह का स्ट्रेच है, मतलब लगातार ऐसे सीक्वेंस रिपीटेड है जिनका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप एक जैसा सीक्वेंस लगातार एक के ऊपर एक है, जिनका कोई कोडिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कोई है ही नहीं। बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, जो लगातार रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब नॉन कोडिंग रीजन है, रिपीटेड सीक्वेंस जो लगातार एक के ऊपर एक है, लेकिन जिनका कोई फंक्शन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन डायनेमिक्स में, मतलब ये चेंजेस होते हैं टाइम के साथ में, जो क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहे हैं, और जो इवोल्यूशन में ये बड़े पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन एंड Y हैज अ लोवेस्ट। आपने अगर आपने कैरियोटाइप सुना हो, आइडियोग्राम, तो आइडियोग्राम में क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा जीन होता है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम है क्रोमोसोम 1, उसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम है आपके 296 से, और वाई क्रोमोसोम में सबसे छोटे 231, छोटा सा है, देखा होगा कैरियोटाइप में सबसे, देखो वाई जीन इतना सा है और क्रोमोसोम 1 इतना बड़ा रखा जाता है। तो ये थे, अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो आपके डीएनए में इतना बड़ा जो मिलियन बेस पेयर है, उस मिलियन बेस पेयर्स में से केवल 2%, 30% जीन ही है, जो 30,000 जीन्स ही हैं जो केवल एक्टिव है, जो कि 2% पार्ट है एक्जैक्टली। मतलब 98 to 99% जीन आपकी अनकोडिंग है, सॉरी नॉन कोडिंग रीजन है, जिसमें कोई भी कोड नहीं करती है, दैट आर कॉल्ड योर सीक्वेंसेस जीनोम, मतलब रिपीटेड सीक्वेंसेस जीनोम, जिनका कोई भी कोडिंग में कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है। ओके, इसके अलावा साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 1.4 मिलियन लोकेशन जहां पे डीएनए वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस अकर इन ह्यूमंस। मतलब साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन क्रोमोसोम के ऊपर वो लोकेशन आइडेंटिफाई की है जहां पे केवल सिंगल बेस में ही डिफरेंस मिलता है। मतलब अगर देखोगे, अगर आप मान के चलो किसी भी जीन का एक सीक्वेंस मान के चलो AAGG, ठीक है, तो सेकंड में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही में डिफरेंस मिलेगा, AAGC, नीचे AAGA, तो एक ही सिर्फ न्यूक्लियोटाइड में आपको डिफरेंस मिलेगा। ओके, रेस्ट ऑफ द डिफरेंसेस आपको नहीं मिलते, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड में आपको डिफरेंस मिलेगा। The information promises to revolution the process of finding chromosome location for disease associated sequence and tracing a human history। मतलब ये जो informations है, like जो repeated sequence की informations हो, इंट्रॉन के informations हो, और या 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी मिली है जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आया, मतलब कहीं ना कहीं हिस्ट्री को डिनोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा मान के चले कि जो एक ही लोकेशन पे जो चेंज आया, मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज हो पाया। तो दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं हमारा जो नेचर है उसमें म्यूटेशंस आते रहते हैं। ओके,
एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस क्या है कि एप्लीकेशंस ये हैं कि हम लाइक इन बायोलॉजिकल होल बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर हम डीएनए सीक्वेंस की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे तो एटलीस्ट हम जो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनका इलाज हम ढूंढ पाएंगे, और हम जो डिजीज आज की जो मेडिसिन देते हैं तो ये मेडिसिन सिस्टम भी पूरा चेंज हो सकता है। ओके हाँ, लेकिन ये जो इस फील्ड में आज भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट आज भी वेरियस डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, और ऐसा ध्यान रखिएगा केवल इसमें के लिए बायोलॉजिस्ट ही काम नहीं कर सकता इस फील्ड के अंदर, आपको एक मैथमेटिशियन भी चाहिए, एक स्टैटिस्टिक्स वाला भी चाहिए, आपको जेनेसिस्ट भी चाहिए, एक डॉक्टर भी चाहिए, बहुत सा वैरायटी ऑफ लाइक पर्सन चाहिए। One of the greatest impact of having a Hedge sequence may be enabling a radically new approach to a biological research। मतलब ये आपके बायोलॉजिकल रिसर्च के फील्ड को एक ओके तो ये आपकी जो बायोलॉजिकल रिसर्च है उस बायोलॉजिकल रिसर्च को कंप्लीटली चेंज करके रख सकता है। ओके हम मान के चलते हैं कि बायोलॉजिकल रिसर्च को ये कंप्लीटली चेंज आपके कर सकते हैं। ओके चलिए, in past research study one or few gene at a time, whole genome sequence and new high throughput technology we can approach a question systematically on a new much broader scale। कि जो पास्ट में जो रिसर्चेस बताते हैं कि कुछ रिसर्च की गई है जो कि पर्टिकुलर जीन्स के ऊपर की गई है, तो उस जीन्स से हम कुछ हद तक पूरे जीनोम के सीक्वेंसेस और की स्टडी कर सकते हैं और कुछ नई टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं जिससे कि हम एक नई ब्रॉडर वे में काम कर सकें, एक न्यू अप्रोच में काम कर सकें। Okay, they can study all the gene in a genome, for example all the transcript in a particular tissue and organ tumor, how tons of thousands of DNA protein together interconnected to orchestrate the chemistry of life। कैसे? जैसे कि एक टिश्यू ऑर्गन में जो भी लाइक ट्यूमर में या कोई जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो कैसे जीन्स और प्रोटीन बेसिकली एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं और क्या उसकी केमिस्ट्री है, ये सब चीजें समझने में बहुत हेल्प करते हैं। मतलब एक टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, तो टिश्यू से जो ऑर्गन का ये जो चेंज हुआ, टिश्यू से मिलकर जो ऑर्गन बन रहे हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, तो हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो इस चीज में प्रोटीन और जीन्स ये दोनों इंटरकनेक्टिकली वर्क करते हैं कि एक सेल्स मिलकर टिश्यू बन गए, टिश्यू मिलके आपके लाइक ऑर्गन बन गया, ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बन गया, और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। सो हाउ दे वर्क कनेक्टिवली, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। देखिए ध्यान रखना कि मैंने पहले ही बताया कि 99% ऑफ ह्यूमन जीनोम उसमें एक जैसा ही है, केवल 0.1 जीनोम ही ऐसा है जो कि आपका अनमैच करता है। मतलब अगर आप दो ह्यूमंस में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 99.9% ऑफ सीक्वेंस ह्यूमंस के अंदर एक जैसा ही है, 0.1 सीक्वेंस ही जीनोम्स ऐसा है जो कि डिफरेंट है। अब आपके मन में कंफ्यूज है, 0.1 तो बहुत छोटा सा हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे उसके एक अगर आप देखोगे तो ह्यूमन के एक हैप्लॉइड में अगर आप देखो ना 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स है तो 6.6 कुछ हो जाते हैं आपके टोटल। तो सोचिए इसका 0.1% निकालोगे ना तो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो ह्यूमंस के अंदर जो कोडिंग रीजंस है ना वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, कोडिंग रीजन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, जस्ट डिफरेंस जो आता है ना वो आपके रिपीटेटिव सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस आता है। ओके ध्यान रखना, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये जो डिफरेंस आता है, मतलब ये जो आपको जो डिफरेंस मिलता है ना, जो अब मैंने बताया था डीएनए में दो रीजन है, कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन है। कोडिंग रीजन आपके मन में कंफ्यूजन क्या रहा होगा कि सर कोडिंग रीजन तो बहुत कम थे, नॉन कोडिंग रीजन ज्यादा थे, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा नजर आ रहा है। कोडिंग रीजन आप कह रहे थे कि कोडिंग रीजन जो है वो अराउंड लेस देन 2% है। ओके, और जो 99.8% आपका रिपीटेटिव सीक्वेंस है, अगर ऐसा मान के चले। यहाँ पे तो कह रहा है कि 99.9% सीक्वेंस एक जैसा है और 0.1 सीक्वेंस एक अलग है। अब ध्यान रखिए आपके बात बिल्कुल सही है, कोडिंग रीजन और कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस ह्यूमन में एक जैसा है, केवल कुछ ही रिपीटेटिव सीक्वेंस ऐसे हैं जो ह्यूमंस को डिफरेंट करते हैं, और इसी का यूटिलाइज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। और यही वो पार्ट है जो कि इंडिविजुअल्स में उसके फिनोटाइप करैक्टर को अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि किसी को जो फेस एक जैसा कभी नहीं होता, ठीक है, आप किसी फेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते, कभी भी अपने ड्रीम में भी इमेजिन नहीं कर सकते, तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं वो सबके अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि सबका वो डीएनए का सीक्वेंस अलग अलग है। ओके
If one aims to find out a genetic difference between two individual or among individual of a population, मतलब एक population के दो individuals के बीच में अगर आप difference देखते हो तो हमेशा आपको जो difference है वो बहुत महंगा पड़ता है। आप सोचो, आप खुद सोचो, एक इतना बड़ा जीनोम है, उस जीनोम में अगर आपको बोले यार डीएनए टेस्ट करना है तो क्या सभी डीएनए का अगर सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक डीएनए को आइडेंटिफाई करने में, एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में 13 इयर्स लग गए थे। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की रिपोर्ट अगर जो कि पैटर्निटी टेस्ट करने में होती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट की जाती है, जब अगर उसमें 13 साल लग गए ना, इतने तो क्रिमिनल ही खत्म हो जाएगा, वो 13 साल के बाद रिपोर्ट आएगी। और जब भी आए ना, और कितना पैसा लगेगा, कितने साइंटिस्ट काम करेंगे, सारे देश मिलकर एक ही डीएनए फिंगर, एक ही सोचो अगर ऐसा हो कि सारे देश मिलकर, सारे साइंटिस्ट मिलकर केवल ये पता लगाने में कोशिश कर रहे हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीन में काम कर रहे हो, तो कैसा लगेगा? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इमेजिंग ट्राइट, इसलिए केवल हम जो साइंटिस्ट जो फोकस करते हैं ना 0.1% पे फोकस करते हैं, 99.9% को साइड कर देते हैं। तुम तो एक जैसे तुम्हारा करेंगे कि हम 0.1% पे सिर्फ काम करेंगे, अगर पूरे पे अगर काम करने लगे 100% तो उनका तो टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, और जो पॉसिबल भी नहीं है। सारे साइंटिस्ट थोड़ा ना मिलकर काम कर लेंगे। Imagine trying to compare two sets of base pair 3 into 10 to the power 6 base pair. DNA fingerprinting is a quick way to compare the DNA sequence of any two individuals. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उस 0.1 नॉन मैचिंग डीएनए सीक्वेंसेस को पकड़कर, उस 0.1 नॉन मैचिंग डीएनए को पकड़कर, उस रिपीटेड डीएनए को पकड़कर दो इंडिविजुअल्स के बीच में फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। ओके, DNA fingerprinting involves the identify the difference in some specific region of DNA sequences called as a repetitive DNA. मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम सिर्फ उस सीक्वेंस को लेते हैं जो कि आपका रिपीटेटिव होता है, और वो केवल 0.1% ही होना चाहिए। देखिए 0.1% ही सिर्फ उसका 0.1% ही सिर्फ होना चाहिए, और रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि जो 99.9% वो सब ह्यूमन में एक जैसा डीएनए है, लेकिन जो रियल में जो डिफरेंस मिलता है ना वो 0.1% में ही डिफरेंस मिलता है, दैट इज योर रिपीटेटिव डीएनए। और ये जो सीक्वेंस है केवल एक स्मॉल स्ट्रेचेस होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, मतलब ए जी जी ए जी जी ए जी जी, मतलब एक स्ट्रेच है, एक स्मॉल स्ट्रेच है जो हर डीएनए में एक जैसा होता है, ए जी जी ए जी जी ए जी जी। तो ये डीएनए का स्मॉल स्ट्रेच है तो काफी रिपीटेडली मैनी टाइम्स रिपीट होता है। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका बल्क डीएनए जो कि 99% डीएनए होता है जो कि मैच हो जाता है, और जो रिपीटेटिव डीएनए होता है 0.1% है जो सैटेलाइट डीएनए। ध्यान रखना, इस मैच डीएनए में आपका कोडिंग भी है और कुछ आपके सैटेलाइट डीएनए भी आते हैं, क्योंकि पूरा तो सैटेलाइट हो आएगा नहीं, लेकिन जो आपका सैटेलाइट डीएनए जो उस सैटेलाइट डीएनए का 0.1% जो अनमैच हो रहा है वो 0.1% पार्ट ही होता है। ठीक है, अब हम इस जैसे अब क्या होता है कि हम सबसे पहले इस डीएनए को अलग अलग करते हैं। हम सारा डीएनए नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ बल्क डीएनए को सेंट्रीफ्यूज मेथड के थ्रू अलग कर देते हैं, तो बल्क डीएनए अलग हो जाता है और सीक्वेंसेस अलग हो जाते हैं। फिर उस सीक्वेंसेस के अंदर, ठीक है, कुछ आपको मेजर पिक मिलती है और कुछ स्मॉल पिक्स मिलती है। तो जो मेजर पिक मिलेंगी वो बल्क डीएनए की होंगी, ठीक है, और जो आपकी स्मॉल पिक मिलेंगी वो सैटेलाइट डीएनए की होंगी। ओके, डिपेंडिंग ऑन द बेन कंपोजिशन, मतलब डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, जैसे कि अगर 80 रिच है या फिर जीसी रिच है, ओके, उस सेगमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स कितने हैं, तो उसी के बाद में हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सैटेलाइट का। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है मिनी सैटेलाइट्स। लेकिन अलग नहीं, सैटेलाइट मतलब ऐसा सीक्वेंस जो कि रिपीटेटिव होता है, जो दो टाइप का होता है, दो या तो हम उसके बेस पेयर के कंपोजिशन के ऊपर, उस सेगमेंट की लेंथ के ऊपर, और नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स के बेस पे उसको हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, this sequence normally do not code for any protein but they form a large portion of a human genome। मैंने फिर भी आपको बताया था, याद कीजिएगा। और इसी मेथड को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब हम उस सीक्वेंसिव उस हम नॉन सीक्वेंसिक पार्ट को, हम उस रिपीटेड डीएनए के स्ट्रेच को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, और इसी मेथड को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा फ्रैगमेंट, रेस्ट्रिक्शन है मतलब ऐसा फ्रैगमेंट जो हर किसी से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्योंकि उसके स्ट्रेच लगातार एक जैसे हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, ये आप उसके लिए आप कोई भी आप यूज कर सकते हो, आप ब्लड यूज कर सकते हो,
ओके, हेयर का फॉलिकल यूज कर सकते हो, मतलब हेयर का जो अपर पार्ट होता है उसमें हेयर फॉलिकल कहते हैं। इसके अलावा आप स्किन यूज कर सकते हो, बॉन यूज कर सकते हो, अंदर का सलाइवा यूज कर सकते हैं, स्पर्म यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है, इसका फॉरेंसिक एप्लीकेशंस बहुत होता है कि जब फॉरेन इन्वेस्टिगेशन सीन्स होते हैं, सेक्सुअल लाइक जो सॉल्ट के केसेस होते हैं, या फिर कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीन्स होते हैं, या पैटर्निटी चेक करना होता है, मैटरनिटी चेक करना होता है, तो हर केसेस में हम यही यूज करते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम किसी का भी दो डीएनए के उसके रिपीटेटिव सीक्वेंस को आइडेंटिटी निकाल लेते हैं सेंट्रीफ्यूज के थ्रू, क्योंकि जो बल्क डीएनए का काम ही नहीं है, जो काम ही मैच नहीं कर रहा, फिर उनके सीक्वेंस बनाए जाते हैं और सीक्वेंस में हम देख लेते हैं किसका सीक्वेंस किससे मैच कर रहा है, जो कि 100% करेक्ट रहता है। ओके, जहाँ पे भी सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिख रहा होगा तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यही पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पेरेंट टू चिल्ड्रन में ट्रांसफर होता है। तो मतलब पेरेंट्स में यही पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है पेरेंट टू चिल्ड्रन ट्रांसफर होता रहता है, और जिसकी वजह से यही मेन बेसिस बनता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ओके, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। ठीक है, as a polymorphism in DNA sequence is a basis for genetic mapping of human genome as well as a fingerprinting। मतलब ये जो यही जो polymorphism, याद कीजिए, अब याद कीजिए, मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया था कि सबसे पहले हमने सीक्वेंस एनोटेशन से सबसे पहले क्या किया, कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन को पता चला है। जैसे मान के चलो आपने क्रोमोसोम का पूरा डीएनए उठा लिया, ले लिया डीएनए क्रोमोसोम का, ठीक है, उसको काट दिया 1000 पीसेस के अंदर, फिर उसको आपने प्लाज्मिड के 1000 प्लाज्मिड बना दिए, 1000 प्लाज्मिड को 1000 सेल्स के अंदर डाल दिया, मतलब होस्ट के अंदर डाल दिया। 50% मान के चलो, 1% में उसने कोड किया, 99% कुछ कर ही नहीं पाया, तो 1% मान के चलो कोडिंग रीजन आ गया तो भैया यही कोडिंग पार्ट है, उसके अलावा कोई कोडिंग नहीं है, बट बेकार है। तो कोडिंग रीजन वाले को निकाल लिया। अब उसका जो डीएनए जहां कोड कर रहा था, तो उसका जो सीक्वेंस जो कोड कर रहा था, हमने क्या किया, उसका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लिया, जो मैंने बताया था फेडरिक का जो सिक्वेंशियल मेथड था, पता लगा लिया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, फिर उसके बाद में हम ये जानना चाहते थे, भैया हम तो जीन, अब तो पूरे क्रोमोसोम को काट दिया, बट ये था किसका जीन, ये जीन की लोकेशन क्या थी, किस जीनोम पे लोकेटेड था, अब वो हमें पता नहीं था, भूल गए। अब तो भैया हम सारा डीएनए का पहले क्रोमोसोम काट चुके, अब हमें क्या पता कि ये कौन से जीनोम पे प्रेजेंट था, कौन से डीएनए कौन से साइट क्रोमोसोम पे किस साइट पे प्रेजेंट था, हमें तो नहीं पता, भूल गए अब तो उसके लिए भी हमने पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया था, कि हमने कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोसाइटोलाइट को यूज किया, कि क्योंकि हमें पता है, जैसे कि इको आर1, ये पता है कि किस डीएनए के साइट पे काटता है, तो हमने देखा कि भैया इको आर1 है, ये इस क्रोमोसोम के साइट पे काटता है, और यही डीएनए सीक्वेंस को ये भी काट रहा है, तो मतलब उसकी लोकेशन यहाँ पर है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करना था, हमने इसी पॉलीमॉर्फिज्म को यूज किया था। ठीक है, कि जूनियर सीक्वेंस के अंदर स्ट्रेचेस मिलते हैं कंटिन्यूसली, हमें पता चल गया था उससे। इसको सबसे पहले एलेक जेफरी ने यूटिलाइज किया था। ओके, जो ऐसा सैटेलाइट डीएनए जो कंटिन्यूसली हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है, जिसमें आपके लगातार लॉन्ग स्ट्रेचेस मिलते हैं डीएनए के, उसको वीएनटीआर भी कहते हैं, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वीएनटीआर भी कहते हैं, जो लगातार स्ट्रेचेस होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ओके, इस टेक्निक में सर्दन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है। इसमें होता है क्या, यही होता है, सर्दन ब्लॉट एक ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, मतलब डीएनए को टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब सबसे पहले हम जो आपके पास सेल का, आपने क्या किया, आपके पास कोई केस आया, आपको 2 सेल मिल गए, आपको 2 हेयर मिले हैं, आपको उसको चेक करना है कि एक का फादर का ये पेरेंट्स है कि नहीं है, तो आपको एक चिल्ड्रन का और एक उसके फादर का हेयर का एक पार्ट मिल गया, हेयर का एक पार्ट मिल गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया, फिर उसके डीएनए को निकाल लिया, डीएनए में भी आपके जो बल्क डीएनए है उसको अलग कर दिया, और उसके जो माइक्रो सैटेलाइट्स है उसको पकड़ लिया, जो कि 0.1% पार्ट है। उस 0.1% पार्ट को अब हम सिर्फ पकड़ कर काम करेंगे, उसके अलावा सारा फेंक दिया, बेकार हो गया। फिर हम क्या करेंगे, उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से डीएनए को हम सेगमेंटेड कर लेंगे, कर लिया आपने। फिर उसके बाद में अब आपके पास जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को स्मॉल पीसेस में कट कर देगा। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया था। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पढ़ाया था, तो क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है कि डीएनए की लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी छटाई कर देता है। मतलब क्या होता है, डीएनए जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी स्पीड से आगे की तरफ मूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपने सबसे स्मॉल पार्ट ले लिया।
अब उस सबसे स्मॉल पार्ट को हम क्या करते हैं, नायलॉन के ऊपर या नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर हम ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर जो अपने स्मॉल पार्ट को ट्रांसफर किया, जो सिंथेटिक मेम्ब्रेन होता है, तो क्या होता है उसका सीक्वेंस में कभी कोई आर्टिफिशियली चेंजेस नहीं आएगा, जैसा है वैसा का वैसा बना रहेगा और उसके साथ में कोई रिएक्ट भी नहीं करता वो। फिर हम क्या करते हैं, प्रोब लेते हैं, वीएनटीआर की प्रोब लेते हैं, ठीक है। प्रोब क्या होती है कि इस होता है ना स्टैंप होती है, हम प्रोब लेते हैं, मतलब प्रोब होती है मदद होती है पहचानने वाली। तो प्रोब क्या होता है, मान के चलो कि किसी जो आपने सीक्वेंस काटा, उसका सीक्वेंस मान के था एग्जांपल के लिए, जो आपने सीक्वेंस काटा था, ठीक है, मान के चलो उसका सीक्वेंस था, उसका ये सीक्वेंस था, ठीक है। तो अब आपका उसका जो प्रोब लेंगे, इसका अपोजिट वाला प्रोब लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, टी, ये देखिए ये प्रॉब है, अगर वो प्रॉब मैच कर जाता है तो आपके इस डीएनए के कुछ ऐसे सीक्वेंस बन जाते हैं, और ऐसे हाइब्रिडाइज डीएनए को फिर हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू, जहां जहां वो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो हाइब्रिड बनेगा नहीं, और गलती से अगर वो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब वो क्या हुआ, ऐसे हाइब्रिड डीएनए के कुछ ऑटो रेडियोग्राफी में यूवी लाइट की मदद से हम, अगर आप नायलॉन को देखोगे ना, नायलॉन है, नायलॉन के ऊपर आपने डीएनए के सेगमेंट डाल दिए, एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला, डाल दिए। अब आपने तीनों पे प्रॉप लगा दिया प्रॉप तीनों में। अगर इन तीनों पे प्रॉप मिल गए तो ये डीएनए हाइब्रिड, अब आपके हाइब्रिड हो गए डीएनए। फिर हम यूवी लाइट इन पे छोड़ते हैं, जैसे ही यूवी लाइट पे छोड़ोगे तो डीएनए के सीक्वेंस आपको चमकते हुए नजर आएंगे, ओके। और फिर अगर आपके जो ये आपके पेरेंट्स का हो गया, अब उस बच्चे का भी देख लीजिए, अगर वैसा ही आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है, वैसे ही दोनों सीक्वेंस एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, ओके। चलिए, ठीक है। तो सिर्फ हमने जो बल्क डीएनए को हटा के जो रिपीटेटिव सीक्वेंस लिया था, इसके हम सर्दन ब्लॉटिंग यूज करते हैं। सर्दन ब्लॉटिंग कुछ नहीं किया आपने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू पहले एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम कट कर दिया, फिर उसको आपने प्लाज्मिड की, फिर आपने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, फिर आपको डीएनए के कुछ छोटे छोटे पीसेस मिल गए, मतलब डीएनए के जो सबसे स्मॉल पीसेस हैं, आपने उनको चूज कर लिया। करने के बाद फिर उनको नायलॉन की मेम्ब्रेन, सिंथेटिक मेम्बर होता है, उनको ट्रांसफर कर देते हैं, कर दिया, एक यहाँ शिफ्ट हो गया, एक यहाँ पे रह गया, एक यहाँ पे रह गया। अब हम उसको डालते हैं प्रॉप। अगर प्रॉप उसके साथ हाइब्रिड हो जाता है तो उसके बाद यूवी लाइट डालेंगे तो आपको वो कुछ चमकते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे ही दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आपको डीएनए के सीक्वेंस मिल जाते हैं, इसको हम वीएनटीआर कहते हैं। और इस वीएनटीआर की मदद से हम पता लगा लेते हैं, अगर वीएनटीआर बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, अगर मान के चलो कि अगर आपका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये पेरेंट का और सन का, तो एक्चुअली क्या थोड़ा सा मोटा बन गया, बट एक्चुअली वो जिस मैंने टाइप किया तो मोटा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। अगर मान के चलो सीक्वेंस देखिए, बिल्कुल एक जैसा सीक्वेंस आ गया है, ठीक है, ऑटो, मतलब आपने ये नायलॉन के मेम्ब्रेन है, ये हाइब्रिड डीएनए है, अगर बिल्कुल सीक्वेंस एक जैसा आ गया, थोड़े मोटे बन गए, इसका मतलब मोटे जगह अलग अलग एक जैसे ही सीक्वेंस, अगर एक बिल्कुल एक जगह आ गया तो समझ लीजिए एक है। अगर कुछ ऐसा होता, अगर मान के चलो कुछ ऐसा होता, ठीक है, एक यहाँ पे होता, तो देखिए सीक्वेंस अलग अलग हो गए तो उसके से मैच कभी नहीं करेगा, लेकिन देखिए ये मैच कर गया। सीक्वेंस देखिए, लोकेशन देखिए, लोकेशन मैच करिए, देखिए मैच करके लोकेशन, ओके। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म जनरेट होता है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि जो डीएनए के सीक्वेंस बिल्कुल जो होते हैं बिल्कुल एक जैसे होंगे, जो ऊपर नीचे होंगे, ए टी, ए टी टी, ए टी टी, ए टी टी, ये पॉलीमॉर्फिज्म है।
ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये म्यूटेशन की वजह से ही जनरेट होते हैं, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जनरेट होता है ये म्यूटेशन की वजह से ही अराइजेस होते हैं, ठीक है, ओके। और लाइक ये, और साथ में ये जो वैरायटी मिलती है आपको, मतलब कि जो ह्यूमंस के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म जो मिल रहा है ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ लाइक म्यूटेशन की वजह से। जो न्यू म्यूटेशंस होते हैं जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन और मान के चलो कि यही अगर म्यूटेशंस बहुत सीरियस हो जाते हैं तो ये जनरेट टू जनरेशन ऑफस्प्रिंग के अंदर आपको ये ट्रांसफर मिलेंगे, और अगर ये केवल और फिर ये पॉपुलेशन का एक पार्ट बन जाते हैं, लेकिन अगर ये म्यूटेशंस अगर सीरियस नहीं है तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ओके। Allelic sequence variation has been described as a gene polymorphism if more than one variant at a locus occur in a human population with a frequently greater than a 0.01. Allelic sequence variation has been described as a DNA polymorphism. एक word है allelic sequence variation, मतलब एक allele के sequence में अगर आपको variation है तो उसको हम कैसे describe कर सकते हैं? अगर more than one variant, ओके, मोर देन वन वेरिएंट, ठीक है, मोर देन वन वेरिएंट मतलब कोई वन वेरिएंट का मतलब है कि एक एलील, जैसे दो एलील के होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक टीटी मान के चलो उस दोनों एक दूसरे के एलील है, तो केवल एलील का मोर एक ही एलील अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन के अंदर 0.01% से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशंस, ठीक है। अगर मान के चलो मान के चलो कि अगर एग्जांपल के लिए कोई एक एलील है ए, एक जीनोम है, एक जीन है ए, तो ए क्या है, एक दूसरे के एलील हो गए, तो अगर उस ए की जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर 0.01 अगर सेम लोकेशन पे उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशंस, मतलब उसके एलील के सीक्वेंस में आपको वेरिएशंस मतलब आपको ये एलील के सीक्वेंस में आपको कुछ वेरिएशंस नजर आ रहे हैं और ये आपको कुछ एक कॉमन फीचर्स नजर आ रहा है, ओके। In simple terms, if inheritable mutation is observed in a population at a high frequency, it is referred to a polymorphism. मतलब जो inheritation mutation is observed मतलब population के अंदर, अगर एक population होती क्या, पहली बात ये समझिएगा, population का मतलब है कि एक individual organism की एक population, मतलब अगर हम human है तो हमारे एक जैसी हम जैसे लोगों की एक population, जिसमें आपने अगर आप human की बात करो तो human को count करोगे, पेड़ पौधों को अलग कर दिया आपने, जानवरों को अलग कर, एनिमल्स को अलग कर दिया, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, दैट्स अ पॉपुलेशन। तो आपको ये जो इनहेरिटेबल पॉपुलेशन की जो आप स्टडी करते हो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में कहने का मतलब है कि अगर ध्यान रखिए जैसे एलिलिक वेरिएशंस है कि मतलब आपको एलील है ए, तो एक ए का एक एलील है, मान के चलो आप होमोटाइपिक ना हम हेट्रोटाइपिक लेके चलते हैं, मान के चलो ए स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की अगर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 0.01 से ग्रेटर है मतलब उससे ज्यादा है, तो मतलब और उसी लोकेशन पर है तो कहीं ना कहीं उसमें आपको वेरिएशंस आए हैं, दैट्स व्हाई उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से कम पड़ गई है। 0.01 से ज्यादा है लेकिन मतलब 0.01 से तो ज्यादा है लेकिन 1% से कम है उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से तो ज्यादा है और 1% से कम है तो मतलब उसके एलील में कहीं ना कहीं वेरिएशंस आए, उसकी पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो गई, आप एक पॉपुलेशन की स्टडी ऐसा नहीं कर सकते, तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी चीज हो गई, इसे हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एक मिनट, okay, so this mutation keep on accumulating generation after generation and form one of the basis of variability and polymorphism। मतलब कहने का मतलब है polymorphism ही मतलब एक तरह की variability है, जो दो ह्यूमंस के बीच में जो 0.1% जो आपको पॉलीमॉर्फिज्म दिखता है, वेरिएबिलिटी दिखती है, वो एक म्यूटेशन का ही एक आउटपुट है, ओके। ये जो वीएनटीआर होते हैं ये सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट को रेफर करते हैं, इसको मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक है। और यही जो वीएनटीआर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। ए स्मॉल वीएनटीआर क्या है फिर मैं आपको बताता हूँ, तो स्मॉल डीएनए सीक्वेंस जो कि बहुत सारे जिसकी कॉपी होती है, मतलब स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस जो कि मैनी नंबर्स के अंदर अरेंज होते हैं, टैंडमली अरेंज होंगे, और ये जो नंबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इंडिविजुअल के अंदर वेरी करते हैं, तो यही वेरिएशन का हमारा पार्ट बन जाता है। मतलब वीएनटीआर कहने का मतलब है वो पार्ट है, एक टैंडम सीक्वेंस है, एक रैंडमनेस है जो कि आपकी पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं, और यही पॉलीमॉर्फिज्म में यही वेरिएशंस है, ओके।
तो ऐसा बोलते हैं कि ये जनरली हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हाई, मतलब बहुत हाई लेवल पे वेरिएशंस दिखाते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन ए साइज फ्रॉम 0.1 टू 20 KB, कि मतलब जो VNTR का जो साइज है वो 0.1 टू 20 किलोबाइट है, मतलब बेस पेयर को हम यहाँ पे किलो बेस पेयर है, सॉरी किलो बेस पेयर है। Consequently, after hybridization with the VNTR probe, autoradio can get the many band of the hydro different sizes. मैंने आपको बताया था ना, हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ओके। ये जो लाइक जो इंडिविजुअल में जो वेरिएशन दिखाई दे VNTR के, सब में दिखाई देंगे एक्सेप्ट अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। देखिए फिर मैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं समझा देता हूँ। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब है कि ये जो सीक्वेंस की जो स्ट्रेचमेंट है, मतलब रिपीटेड सीक्वेंस की जो स्ट्रेचमेंट है, रिपीटेड मतलब जैसे कहने का मतलब है ऐसा, मान के चलो कोई एक सीक्वेंस आपको मिला, या एक काम करता हूँ मैं इसको वैसे कर देता हूँ, एक सीक्वेंस है आपके सामने, एक सीक्वेंस है, देखिए आप सीक्वेंस मिल गया, ये सीक्वेंस मिल गया बिल्कुल एक जैसा, मतलब रिपीटेटिव स्ट्रेच है, एक पहला स्ट्रेच, दूसरा स्ट्रेच, तीसरा स्ट्रेच, चौथा स्ट्रेच, ये रिपीटेटिव स्ट्रेच है जो एक जैसे हैं। लेकिन यही वेरिएशंस होते हैं ह्यूमंस के अंदर अलग, रिपीटेटिव स्ट्रेच है, ये पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहे हैं, मतलब जैसे देखिए बिल्कुल स्ट्रेच, ध्यान रखना ये, लेकिन यही जो स्ट्रेचेस हैं ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करते हैं, वेरिएशंस आते हैं। अब जैसे मान के चलो एक के अंदर ऐसा सीक्वेंस होगा, ठीक है, और अगर आप दूसरे की बात करोगे तो दूसरे में क्या मिलेगा आपको, मतलब उसी क्रोमोसोम के अंदर आपको जो वैरायटी है, आपको जो दूसरे क्रोमोसोम के अंदर जो वैरायटी है वो आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, मतलब सेम क्रोमोसोम लोकेशन जो है उसकी जो वैरायटी है पॉलीमॉर्फिज्म आ चुका है, मतलब है एक जैसा सीक्वेंस लेकिन सीक्वेंस में वेरिएशंस है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म या फिर वेरिएशन। ये आता कैसे है, ये जो आपको पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जो वेरिएशंस मिले हैं जेनेटिक लेवल के ऊपर, ये कैसे बने, ये म्यूटेशंस की वजह से तो होते हैं, ये म्यूटेशंस की वजह से है, ओके। जो जैसे जैसे लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है, आगे बढ़ता है पर्सन, ये म्यूटेशंस होते हैं, यही म्यूटेशन अगर सोमेटिक सेल्स में आते हैं तो वो इंसान में वहीं रुक जाते हैं, लेकिन अगर वही म्यूटेशंस आपके जर्म सेल्स में आ गए तो वो इनहेरिटेंट टू इनहेरिटेंट होते जाते हैं। यही आपके वो VNTR भी है, आप इसको ये तो पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हो, और यही आपके VNTR है। जैसे ये पहला VNTR, ये दूसरा VNTR, ये तीसरा VNTR, ये चौथा VNTR, ये सारे VNTR ही हैं आपके, और यही VNTR का सीक्वेंस होता है जो ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। एक ही क्रोमोसोम को उठा लीजिए, यही क्रोमोसोम में ही वो VNTR आपका वेरी करता हुआ आपको नजर आएगा। तो दैट इज नथिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ द DNA फिंगरप्रिंटिंग की पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। आप जैसे कि बताते हैं, अगर वही एलील की एक फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी एक एलील की एक फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन के अंदर, ओके, जो मतलब एक एलील जो किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, उसके वहां होने की फ्रीक्वेंसी अगर 0.01% से ज्यादा है, ओके, 0.1% से अगर ज्यादा है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.1 बहुत कम है, 0.01%, मतलब एक का भी 100% पार्ट, तो उसको हम एलील वेरिएशन पार्ट कहते हैं, एलील फ्रीक्वेंटी वेरिएशन, मतलब एलील के अंदर आपकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है, क्योंकि एक 0.01% ज्यादा और 1% से कम, तो मतलब एलील के अंदर वेरिएशंस आपको कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म, और जहां पे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग को VNTR की हेल्प से चेक करते हैं, उस मेथड को कहते हैं सर्दन ब्लॉटिंग, ठीक है। दैट्स इज योर DNA फिंगरप्रिंटिंग, ओके। आई थिंक आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। कल क्लास में आपको मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, और यहीं पर आपका ये लेक्चर ओवर होता है, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, एंड चलिए फिर देखते हैं और हम आगे क्या स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। धन्यवाद।